हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ई लर्निंग विद दुर्गेश में। सीडीपी के इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सीरीज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, सीडीपी के इस महत्वपूर्ण प्रश्नों में हम लोग फ्रेंड जो है डिस्कस करने वाले हैं। जो भी महत्वपूर्ण हमारे प्रश्न हैं वो आपकी आगामी परीक्षाओं में जो भी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, जिनकी आने की संभावनाएँ हैं, उन्हीं प्रश्नों पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। फ्रेंड, तो क्लास को प्रारंभ करते हैं। आप सभी लोग जैसे जैसे वीडियो को शेयर करते चलेगा, जितने भी सारे फ्रेंड हमारे हैं सभी लोग जुड़ते चलेंगे, वीडियो को शेयर करते चलेंगे, और जो भी अपने साथी मित्र इष्ट हैं आपके पास, तो मतलब उन सबको शेयर करते चलिएगा। और पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, देखिएगा ध्यान से। आप लोग आंसर कमेंट करिएगा, सारे क्वेश्चन के लिए आंसर कमेंट करिएगा, और फाइनली लास्ट में बताइएगा कितने क्वेश्चन आपने सही अटेंड किए। तो पहला है कि बालकों में अंकगणित को समझने में कठिनाई को कहते हैं डिस्कैलकुलिया, अफेजिया, डिस्मिथिया या डिस्ग्राफिया। बालकों में अंकगणित को समझने में कठिनाई को कहते हैं। तो देखिए, मैंने पिछले भी सीरीज में इस प्रश्नों को हल कर लिया था। मतलब कई बार हम लोग इस प्रकार के प्रश्न को हल कर चुके हैं, तो इस प्रश्न में ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। तो अंकगणित में जो संबंधित कठिनाई है उसको डिस्कैलकुलिया कहते हैं। विकल्प नंबर 5 इज द राइट आंसर। डिस्कैलकुलिया इस प्रश्न का बिल्कुल सही विकल्प होगा। ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का संबंध किससे है? टाइमर से है, हॉल्टजमैन से, मुरे से या बैकल से है? तो फ्रेंड, TAT मतलब थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, इसका फुल फॉर्म है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जिसको 1925 में मार्गन और मुरे ने दिया था। यह व्यक्ति संबंधित एक परीक्षण है। विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। कुत्ते पर, वनमानुष पर, बिल्ली पर, चूहे पर? हमारे सीरीज का सबसे सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, इन्होंने अपने सिद्धांत इनसाइड थियरी ऑफ लर्निंग या सूझ का अंतर्दृष्टि के सिद्धांत, जिसमें इन्होंने एक वनमानुष पर प्रयोग किया था, जिसका नाम पूछा जाता है परीक्षा में, याद रखिएगा आप लोग। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल नाम है, सुल्तान नाम से इन्होंने उस सुल्तान नाम रखा था, और उस पर प्रयोग करके बताया था इन्होंने कि व्यक्ति अपनी सूझ, अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपने विवेक के द्वारा भी समस्याओं का समाधान कर सकता है। बस उसको करना क्या है कि पूरी जो स्थिति उसके सामने है उसका पारिस्थितिकरण, मतलब उसको क्या है, उस स्थिति को अच्छे से ऑब्जर्वेशन करके भी उस समस्या का समाधान कर सकता है। यही अपने प्रयोग के द्वारा इन्होंने सिद्ध किया था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एक अच्छे शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण है विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान, अच्छा संप्रेषण कौशल, छात्रों के हित का ध्यान रखना, प्रभावी नेतृत्व। तो एक अच्छे शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण क्या है? आप सभी को पता है कि एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण यही है कि वह उसका जो संप्रेषण कौशल है वह सबसे अच्छा, मतलब क्या है कि विचारों का जो आदान प्रदान की प्रक्रिया होती है, मतलब अपनी बात को प्रेजेंट करने का जो मेथड होता है वह अच्छा होना चाहिए, तभी वह एक अच्छा शिक्षक हो जाएगा। और एक मतलब इस शिक्षक का क्या होता है, शिक्षक का जो हथियार होता है उसकी वाणी होती है। तो यदि वाणी अच्छी है तो जाहिर सी बात है उसका जो शिक्षण होगा वही प्रभावशाली होगा। इसलिए विकल्प नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे, स्टेनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था है। चलिए, ये थोड़ा सा अधूरा प्रश्न है, मैं इस कोटेशन को ही क्लियर कर देता हूँ। कोटेशन ही परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। कोटेशन पूछा जाता है कि किशोरावस्था संघर्ष, तूफान और तनाव की अवस्था है। किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष, तूफान और तनाव की अवस्था है, ऐसा किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? तो ये स्टेनले हॉल का कथन है, ये किशोरावस्था से रिलेटेड है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1904 में। 1904 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था एडोलसेल, जो 1904 प्रकाशित हुई। इसके लिए इन्होंने इनको जो है किशोरावस्था का जनक भी कहा जाता है। जी हाँ, किशोरावस्था के जनक रूप में स्टेनले हॉल का नाम प्रसिद्ध है, और इन्होंने किशोरावस्था को अत्यधिक तनाव, दबाव और तूफान की अवस्था बताई थी। इसलिए विकल्प नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में? तो विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप सभी को पता है कि बालक का जो सर्वाधिक विकास होता है वह आपके अगर सर्वाधिक शारीरिक विकास की बात पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा, अगर यहीं पर मैं बुद्धि को हटाकर शारीरिक की बात करता हूँ तो शैशवावस्था अंतर्वार हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बुद्धि दिया है, इसलिए बुद्धि के अनुसार जो हो जाएगा किशोरावस्था हो जाएगा। विकल्प नंबर 3 इज द राइट आंसर। मतलब माइनर सा डिफरेंट है, माइनर डिफरेंट आप लोग आंसर सही कर सकते हैं। विकल्प नंबर 3 इज द राइट आंसर। विकल्प नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा? बताइएगा, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। आंसर कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन का सही जवाब। मनोविज्ञान का, देखिए मनोविज्ञान का ऑप्शन, मनोविज्ञान आया किस लिए है? मनोविज्ञान का जो आने का जो उद्देश्य है वह क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा को आधार में रखकर ही मनोविज्ञान का अध्ययन प्रारंभ किया गया।
इसलिए विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब, बी विकल्प नंबर डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, मनोविज्ञान का जन्म हुआ, मनोविज्ञान का जन्म हुआ गणित, कला, दर्शन या भूगोल। मनोविज्ञान का जन्म किस आधार पर हुआ था? फिर आप सभी को पता है कि सर्वप्रथम जो मनोविज्ञान था वह दर्शन का विज्ञान था, इसलिए विकल्प नंबर 3 इज द राइट आंसर। विकल्प नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमिल किसकी रचना है? एमिल किसकी रचना है? अरस्तु की, प्लूटो की, रूसो की या मन की? तो एमिल जो महत्वपूर्ण रचना है फ्रेंड वह आपके रूसो की है, विकल्प नंबर 3 इज द राइट आंसर। और इस क्वेश्चन का एक बहुत ही प्रसिद्ध और रचना था दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यह काफ़ी बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो यह भी इनकी रचना है, याद रखिएगा। एमिल और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दो रचनाएं याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अधिगम में प्रभाव का नियम दिया था। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, थानराय के द राइट आंसर। 3 नियम दिए थे इन्होंने, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव या परिणाम का नियम। तो विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। विकासवादी सिद्धांत के समर्थक थे मेंडल, थॉर्नडाइक, रॉस या लेमार्क। तो विकासवादी सिद्धांत के समर्थक कौन थे फ्रेंड? बताइएगा, आपको आंसर कमेंट करके बताना इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो विकासवादी सिद्धांत के जो समर्थक थे उनका नाम था लेमार्क, क्योंकि लेमार्क ने बताया था कि बालक में विकास होता है वह अपनी निरंतर प्रक्रियाओं के माध्यम से विकास करते हैं। विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बालक के विकास की प्रक्रिया का प्रारंभ होता है 5 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, जन्म से पूर्व या 3 वर्ष। तो विकास प्रक्रिया जब बालक माँ के गर्भ में प्रवेश करता है तभी उसका विकास प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जन्म से पूर्व। विकल्प नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सांख्यिकी वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों का स्तंभ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है? स्तंभाकृति, आवृत्ति, बहुभुज, संचयी आवृत्ति या रेखाचित्र। सांख्यिकी में वह रेखाचित्र है जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, वह क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए ध्यान से आंसर कमेंट करेंगे। तो देखिए, इसको जो हम लोग कहते हैं फ्रेंड उसको हम स्तंभ आकृति कहते हैं। विकल्प नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना या अधिगम कहलाता है? अधिगम के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना या अधिगम कहलाता है, ये डोपिनेशन है, याद रखिएगा। विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया को हम लोग विकास करते हैं। जैसे ही बालक माँ के गर्भ में प्रवेश करता है, मतलब इसको ओम टू टॉम्ब, जी हाँ, इसको एक कोटेशन है इंग्लिश का, ओम टू टॉम्ब, मतलब क्या है, गर्भ से लेकर कब्र तक, गर्भ से लेकर कब्र तक की व्यवस्था कहा जाता है ओम टू टॉम्ब। इंग्लिश में इसको इंग्लिश इस कोटेशन से हम लोग परिभाषित करते हैं, मतलब गर्भ से लेकर कब्र तक विकास का व्यवस्था होती है। विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्वप्रेम की भावना का विकास होता है बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, इनमें से कोई नहीं। मतलब अपने वस्तुओं से प्यार बालक को किस अवस्था में होता है? आप सभी को पता है कि जब बालक शैशवावस्था में रहता है तो उसको अपने खिलौने से, अपनी वस्तुओं से उसे बहुत प्रेम रहता है। यदि कोई उसको उसके से ले लेता है तो वो रोने लगता है, इसका मतलब स्वप्रेम की भावना को प्रदर्शित करता है, इसलिए विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या ध्यान पर। तो जो बालक होता है शैशवावस्था में, उसका सर्वाधिक जो व्यवहार होता है वह मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। विकल्प नंबर 1 इज द राइट आंसर। मूल प्रवृत्तात्मक व्यवहार उसका एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है उस अवस्था की। आगे, निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग स्मृति मापन के लिए नहीं किया जाता है? प्रत्याहन विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि और पुनः सीखना विधि। बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। जी हाँ, नहीं पूछा जा रहा है तो प्रत्याहन विधि का किया जाता है, पहचान विधि का भी किया जाता है, पुनः सीखना विधि का, तार्किक विधि का प्रयोग नहीं किया जाता। विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या, कल इस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, तुरंत आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 206 है, 370 है, 350 है। देखिए, बाल्यावस्था में जो हड्डियों की संख्या होती है 270 होती है। विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट था, उसको हमने सही कर दिया है। विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। बालक को आनंद प्रदान करने वाली सरल कहानियों द्वारा नैतिक दी जानी चाहिए, यह मत है। बालक को आनंद प्रदान करने के लिए सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, यह मत है। गिलफोर्ड का है, कॉलसैनिक का है, पियाजे का है या वाटसन का है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ध्यान से बताइएगा। ऐसा है जिसने कहा है उसका नाम है कॉलसैनिक। विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। कॉलसैनिक इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, अवधान के आंतरिक तथा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं लक्ष्य, रुचि, आवृत्ति, उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि, प्रकाश, ध्वनि, गंध, पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन। अवधान के आंतरिक और व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। तो अवधान के आंतरिक और व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक जो है फ्रेंड वह आपके रुचि भी है और लक्ष्य भी है और अभिवृत्ति भी है। विकल्प नंबर पहला इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? आगमन विधि के और निगमन विधि, आगमन विधि, अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन।
तो उदाहरण की जहाँ बात होती है सबसे पहले वहाँ पर हम आगमन विधि को टिक करते हैं, और आगमन और निगमन विधि जिसने दिया उसका नाम रस्तु है फ्रेंड, याद रखिएगा। आगमन मतलब पहले उदाहरण और निगमन मतलब पहले नियम। तो आगमन मतलब पहले उदाहरण और निगमन मतलब पहले नियम। विकल्प नंबर बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी के रूप में व्यक्तित्व को किसने जो है वर्गीकृत किया है? क्रिश्चियन ने, युंग ने, सेल्डन ने या स्प्रेंजर ने? तो ये जो महत्वपूर्ण विभाजन है फ्रेंड वह आपके युंग महोदय ने किया है। विकल्प नंबर बी द राइट आंसर। विकल्प नंबर युंग ने 3 रूप में विभाजित किया है व्यक्तित्व को, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का, वैलेंटाइन का, मन का या वाटसन का? तो किशोर ही वर्तमान शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, यह महत्वपूर्ण कथन जिन्होंने दिया फ्रेंड उनका नाम है ऑप्शन नंबर ए, क्रो एंड क्रो। विकल्प नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, या इनमें से कोई नहीं? तो जो मानसिक अवस्था थी फ्रेंड एक बालक की वह किशोरावस्था में बिल्कुल पूर्ण हो जाती है। मतलब जितना मानसिक विकास एक व्यक्ति के जीवन काल में होता है वह किशोरावस्था तक कंप्लीट हो जाता है। विकल्प नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। प्रेक्षणात्मक अधिगम तब प्रत्यय दिया गया है टॉलमैन द्वारा, बंडूरा द्वारा, थानराइक द्वारा, कॉलर द्वारा। तो प्रेक्षणात्मक अधिगम या जिसे हम लोग चिन्ह अधिगम की भी संज्ञा देते हैं, सॉरी प्रेक्षणात्मक अधिगम जिसे हम सामाजिक अधिगम की भी संज्ञा देते हैं, तो इसका संबंध बंडूरा से है। रॉबर्ट बंडूरा इज द राइट आंसर। विकल्प नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है सामान्यकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण या पृथक्करण? तो संप्रत्यय निर्माण का जो प्रथम सोपान है वह प्रत्यक्षीकरण है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति की संख्या होती है 14, या बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। संवेग का संबंध होता है भावना से, नैतिकता से, बुद्धि से या क्रोध से? तो संवेग का संबंध जो होता है फ्रेंड आप सभी को पता है कि संवेग का जो संबंध होता है वह व्यक्ति की भावनाओं से होता है। किसी प्रकार के आवेश आने या भड़क उठने की दशा को संवेग का आधार दर्शित की यह महत्वपूर्ण कोटेशन है। मतलब भावनाओं को पूरी तरीके से शो करता है। तो 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ, 14 संवेग की बात करते हैं राष्ट्र महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता होती है, यह कथन किसका है? जी हाँ, शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है, यह कथन किसका है? कांट का है, क्लार्क का है, वेस्लर का है, वुडवर्थ का है? तो जो महत्वपूर्ण कथन है फ्रेंड वह आपके कांट का है। विकल्प नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो ये था फ्रेंड आज का क्लास। आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट आप लोग थैंक यू। और जो भी साथी ई लर्निंग विद दुर्गेश से नोट्स परचेज करना चाहते हो 6306344367 इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपीपी, बीडीओ, यूपीटीजीटी, यूपीपीजीटी के सभी विषयों की नोट्स हमारे यहाँ हैंड रिटेन, एनसीईआरटी बेस्ड और पूरे पाठ्यक्रम पर आधारित नोट्स हमारे अवेलेबल है। तो जो भी साथी नोट्स के लिए इच्छुक हैं वह सभी इस नंबर पे या तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या तो टेक्स्ट कर सकते हैं, या तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको नोट्स संबंधित सारी डिटेल प्रोवाइड कराई जाएगी। और हमारे जो नोट्स है फ्रेंड वह बिल्कुल आपके पूरी तरीके से 2 से 3 जो महत्वपूर्ण किताबें आपको पढ़नी है उनका निचोड़ है। तो निश्चित तौर से आप एक बार नोट ऑर्डर करिएगा, पढ़ के अपनी तैयारी को बेहतर बनाइएगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट आप लोग थैंक यू, गुड बाय।